नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। राजा महेंद्र प्रताप अमर रहे। अलीगढ़ में भारी भीड़ से जैसे ही ये नारा पीएम नरेंद्र मोदी ने लगवाया, उसी वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश का राजनीतिक एजेंडा सेट हो गया। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर और विश्व प्रसिद्ध एएमयू के साथ एक और यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखने के साथ मोदी ने न सिर्फ 2022 को साधा, बल्कि जाट, किसान और हिंदुत्व के समीकरण की भी नींव रख दी। अलीगढ़ पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम को वेस्ट यूपी में वोट बैंक साधने का कार्यक्रम भी माना जा रहा था। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में दिए गए अपने भाषण के दौरान हर एक ऐसे बिंदु पर कुछ ना कुछ कहा जो सीधे तौर पर वेस्ट यूपी में वोट बैंक बीजेपी के पाले में ला सके। उनका पूरा भाषण यूपी में चुनावी एजेंडे को सेट करता गया। पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान वेस्ट यूपी किसानों, जाट, मुसलमान, ओबीसी हर एक को वोट बैंक को साधने का प्रयास किया। उन्होंने हर वर्ग को खुद से कनेक्ट करने का प्रयास किया। पीएम की स्पीच ये संदेश दे गई कि बीजेपी के लिए इस चुनाव में वेस्ट यूपी कितना खास है। कुल मिलाकर किसान आंदोलन के बाद वेस्ट यूपी में दरक रही राजनीतिक जमीन साधने के लिए मोदी ने हर वर्ग को बाखूबी साधा। लेकिन बड़ा सवाल, क्या अलीगढ़ से हुंकार, क्या पीएम के चुनावी शंखनाद से सधेगा बीजेपी का हित, या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नाराजगी पड़ने वाली है इस बार भारी? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। इस मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाए उससे पहले आपको सुनवा देते हैं पीएम नरेंद्र मोदी की हुंकार। जरा सुनिए। बेटियों को घर से निकलने में, स्कूल कॉलेज जाने में डर लगता था। जब तक बेटियां घर वापस न आए, माता पिता की सांसें अटकी रहती थी। जो माहौल था उसमें कितने ही लोगों को अपना पुश्तैनी घर छोड़ना पड़ा, पलायन करना पड़ा। आज यूपी में कोई अपराधी ऐसा करने से पहले 100 बार सोचता है। डिफेंस इंपोर्टर की छवि से बाहर निकलकर, वरना हमारी छवि यही है, हम डिफेंस के लिए जो भी चाहिए इंपोर्ट करते, बाहर से मंगवाते रहते। आजादी के 75 साल हो गए, हम मंगवाते रहते हैं। इस छवि से बाहर निकलकर दुनिया के एक अहम डिफेंस एक्सपोर्टर की नई पहचान बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत की इस बदलती पहचान का एक बहुत बड़ा केंद्र ये हमारा उत्तर प्रदेश बनने वाला है। और ऐसे में अलीगढ़ में पीएम नरेंद्र मोदी के चुनावी शंखनाद के बाद बहुत सारे सवाल भी खड़े होते हुए, मसलन कॉरिडोर बहाना 2022 है चुनावी निशाना। महत्वपूर्ण सवाल जिसका जवाब खोजने की हम करेंगे कोशिश। जाट वोट की चुनौती पार कराएंगे राजा महेंद्र? यह भी अहम सवाल है। अलीगढ़ से होगी जाट और किसानों की नाराजगी दूर? क्या ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी की रंग ला पाएगी? 2022 के खेवनहार जाट, हिंदुत्व और किसान। राजा महेंद्र की अनदेखी में बीजेपी को आखिरकार क्या दिखा? अलीगढ़ का दांव कैसे लगाएगा नैया पार? क्या महापुरुषों के सहारे अब बीजेपी की जाट पॉलिटिक्स? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजने की हम करेंगे कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी नेता अश्विनी शाही जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है शाही साहब आपका। हमारे साथ विकास श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है विकास जी आपका। कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी श्रीवास्तव आपका। डॉक्टर एस मिश्रा नेता भी हमारे साथ मौजूद, आप बहुत बहुत स्वागत मिश्रा जी। राहुल लाल हमारे साथ जुड़े राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद है, जुड़े हुए भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अश्विनी शाही जी आपके साथ करना चाहूंगी। अलीगढ़ से होगी 2022 की नैया पार? पीएम नरेंद्र मोदी की ये चुनावी हुंकार किस तरफ इशारा करती हुई, भविष्य की क्या तस्वीर पेश करती हुई? देखिए शिल्पा जी, भविष्य की तस्वीर
बहुत साफ नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित करने का काम कर रही है, जिसको इतिहास में भुला दिया गया, इतिहास में पढ़ाया नहीं गया। हम लोगों ने आज तक जो इतिहास पढ़ा है वो पुराने कांग्रेसी और वामपंथियों ने जिस तरीके से इतिहास नेताओं की हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को आया दिखाया गया, इतिहास हम पढ़ने का काम करते हैं। इसलिए आज जो है जितने भी हमारे लोग हैं, हमने नेताजी का भी इस तरीके से जो है सम्मान करने का काम किया, हमने जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी काम करने का काम किया, उनकी सबसे ऊंची मूर्ति लगवाई। तो हम तो हर जगह चारों तरफ हर दिशा में जो भी लोग हैं जो सम्मान से जिनकी मतलब कि सम्मान नहीं की गई, जिनकी उपेक्षा की गई, उनको सम्मानित करने का काम हम करें। समाजवादी पार्टी को बहुत हो, इन लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ इसमें चुनाव दिखता है, दूसरे राजनीतिक दलों को फिलहाल छोड़ देते हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। आपका विकास हम अपनी कमजोर जनता पार्टी कर रही है, नौबत आ गई। क्या आपको अपने विकास के एजेंडे पर अब उतना भरोसा नहीं है? विद्यालय शिल्पा जी, विश्वविद्यालय की अगर एक स्थापना हो रही है और वो भी उस राजा के नाम पर जो निर्वासित सरकार का पहला राष्ट्रपति हुआ करते थे, जब देश जो है आज उनको भूल चुका था, आज तक क्यों नहीं किया गया? उनके नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना करना क्या विकास में नहीं आता है? इतिहास अगर देश को हम बताना चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ये बताना चाह रही है कि ये है इतिहास देश का, ये लोग भुलाए गए हैं, तो वो अगर वो विकास में वो भी आता है, वहां विश्वविद्यालय बनेगा, वहां विश्वविद्यालय बनने के साथ आज दूसरी चीजों का भी उद्घाटन हुआ है। पहले की सरकारों में कट्टे यहाँ पर आए मिला करते थे, अब हम मिसाइल बनाएंगे, उसका भी उद्घाटन हुआ है। वो विकास में नहीं आता है, उसको भी प्रमुखता से लिया जाना चाहिए कि आज हम डिफेंस कॉरिडोर पर किस तरीके से कितने हजार करोड़ की चीजें वहां पर हम बनाने जा रहे हैं, जो फैक्ट्रियां लग रही हैं, किसका कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है। पिछली सरकारें, विपक्ष के लोग पूछते हैं आपने ये एमओयू किया, कहां गया? आपने डिफेंस कॉरिडोर जो बना रहे कहां है वो? आज उसका एक प्रमाण आ गया, आज और शिलान्यास करना माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों हुआ। तो ये भी विकास का मुद्दा है, ऐसा नहीं है कि हम जो है सिर्फ नहीं है, कह रहे हैं बीजेपी वाले। कपिल श्रीवास्तव, जवाब आपका। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने जमकर पूर्ववर्ती सरकारों पर भी निशाना साधा, इशारा समझ गए होंगे आप। जी, मैं थोड़ा सा खुश इस वजह से हूं कि देखिए, हम लोग के सामने उदाहरण है कि उंगली मार डाकू एक बौद्ध का बहुत बड़ा संत बना। ठीक उसी तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी भी अपने आप को पेश कर रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिनसे ये कनेक्टेड थे और जो इनके पूर्वज, तो यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके बाद जनसंघ और हिंदू महासभा, सावरकर साहब, गंवरकर साहब, ये सारे लोग, आज बहुत अच्छा लग रहा है कि ये महेंद्र प्रताप सिंह जी के बारे में बात कर रहे हैं कि जो 1906 में कांग्रेस में आए और उन्होंने गरीब आंदोलन करके वो कांग्रेस ज्वाइन किए थे। और आज चाहे सरदार पटेल हो या महेंद्र जी हो, इनके संघ परिवार के नहीं थे और इन लोगों ने उनके विरुद्ध ही गवाहियां देने का काम किया था और जेल भेजने का काम किया था। क्योंकि जो सावरकर साहब थे, ये सावरकर साहब अंग्रेजों के चाटुकार थे, उनसे माफीनामा भरते थे 6 और साथ में 60 रुपए की पेंशन मुखबिरी की उठाते थे और बहुत वीर कहलाते थे। आज देखिए किस तरीके से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है। मैं दूसरी बात कहता हूं, अब मैं इस बात का कह रहा हूं कि आज इतिहास बदलने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो हमें बता दें, शाही जी भी हमारे गोरखपुर के करीब के रहने वाले हैं। गोरखपुर के अंदर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय स्थित है, जिसका पहले प्राचीन नाम जो था वो गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर था। गोरखपुर में कुसमी जंगल, जो कि पिपली वन के नाम से जाना जाता था, और पिपली वन से ही रहने वाले थे चंद्रगुप्त मौर्य जी। तो चक्रवर्ती सम्राट, जिसे ब्राह्मण शिरोमणि विष्णुगुप्त उर्फ चाणक्य ने चक्रवर्ती सम्राट बनाया, और एक घनानंद जैसे राजा जो अहंकारी था, जो प्रजा के विरुद्ध कार्य करता था, उसको भी परास्त किया और चक्रवर्ती सम्राट बनाया। तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के पास भी एक बड़ा विश्वविद्यालय बनवा दीजिए, और या उसी का नाम बदल के चंद्रगुप्त मौर्य रख दीजिए। कम से कम इतिहास में अगर आप आना चाहते हैं तो आइए, और आपका हृदय परिवर्तन हुआ, इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। अब तीसरी बात मैं कहता हूं कि आज आपको डिफेंस कॉरिडोर दिखाई दे रहा है,
आज आपको विश्वविद्यालय दिखाई दे रहा है जब 3 महीने की सरकार बनी है। यानी हमारे कंधों पर आप इन चीजों की घोषणा कर रहे हैं। करिए, हम बनवाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। विकास से तो समाजवादी पार्टी का रिश्ता है, क्योंकि हमारे ही शिलान्यास का शिलान्यास करते हैं आप, और हमारे ही उद्घाटनों का उद्घाटन करके फीता काटते हैं। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नाम पे है ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, लोगों को वही बता रहे हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारा सपना था, और हमने 90% से ज्यादा की जमीन अधिग्रहण करके 24,000 करोड़ रुपए की दी थी। आज ये डिफेंस कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। इन्होंने घोषणा की थी अपने आने वाले उसमें घोषणा पत्र में इन्होंने, और आज लगाते लगाते जब 3 महीने बचे हैं तो इनको याद आ रहा डिफेंस कॉरिडोर। अरे 3 महीने में डिफेंस कॉरिडोर लगा देंगे। अगर आपने इतना ही शानदार काम किया था सर, अगर आपका काम बोला करता था सर, तो फिर आपको वोट क्यों नहीं मिल पाए? क्यों समाजवादी पार्टी सिमट कर रह गई थी 2017 में? क्यों भारतीय जनता पार्टी को चूज किया फिर वहां के लोगों ने? बहुत ही सकारात्मक, बहुत सकारात्मक प्रश्न, और इसका जवाब अक्षरशः कामाबाई फुल स्टॉप आपके दरपेश है। मैं ये बात कह रहा हूं कि जब इनकी सरकार 2017 में आई, उससे पहले जो इन्होंने संकल्प पत्र दिया और जनता के बीच वादा किया कि साहब हम 15 सालों से सत्ता विहीन हैं और हमारी केंद्र में सरकार चल रही है, अगर राज्य में और केंद्र में सरकार होगी तो डबल इंजन की सरकार होगी, चतुर्मुखी विकास करके हम देंगे। और जनता को सपने बेच दिए, और जनता ने यह सोच करके कि वास्तव में डबल इंजन की सरकार होगी तो अखिलेश जी से भी ज्यादा विकास के कार्य ये करेंगे। अगर अखिलेश जी ने 2 मेट्रो लगाई, इकाना स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय बनाया, आगरा एक्सप्रेस बनवाया, और कम से कम 50 फ्लाईओवर दिए, उन्हें सपने दिखाकर उन्हें ठगने का काम किया, और उसके इस तरह से सत्ता में काबिज हो गए, और इस बार जनता उन्हें सबक। और आज एक भी संकल्प पत्र का कोई वादा पूरा नहीं है, इसीलिए ये आस्थावान बनते हैं और आज ये शिलान्यास कर रहे हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश की याद नहीं आई, और 8 महीने तक कोरोना में मरता रहा उत्तर प्रदेश, और चुनावी मौसम में ही महापुरुषों की याद आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को अब क्यों आ रही है? हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता विकास श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं। विकास जी, उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनावी अखाड़े में कांग्रेस पार्टी कहां स्टैंड करती हुई? क्योंकि दर्शकों का सूखा है आप लोगों के सामने, जिसे खत्म करने की बहुत बड़ी चुनौती है आप लोगों के सामने। देखिए, उत्तर प्रदेश के विकास को जिसने बाधित किया है उसमें गैर कांग्रेसी सरकारें हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से विकास का जो दौर था उसको समाप्त कर दिया है। बेरोजगारी से लेकर के भ्रष्टाचार के जितने मामले इस सरकार में आए हैं, और इस सरकार की कमज़ोर इच्छा शक्ति इस कदर है कि महिला हिंसा के मामलों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया है, कुपोषण के मामले में नंबर 1 हो गया है, और लगातार सड़कों पर किसान बेरोजगार अपनी जायज़ मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। और आज जब 11 महीने से ऊपर हो रहा है, किसान अपने न्याय ज़मीन के हक के लिए, अपनी फसलों के उचित मूल्य के लिए, अपने भंडारण के जो काले कानून है उसके खिलाफ संघर्ष कर रहा है, अपने ज़मीन का हक मांग रहा है, और तब ये लोग कॉन्ट्रैक्ट खेती के नाम पर, इस 3 काले कानून के नाम पर किसानों की ज़मीन हड़पने का षड्यंत्र कर रहे हैं विदेशी शक्तियों के इशारे पर। आज जब किसानों को मवाली कहा जा रहा है, खालिस्तानी कहा जा रहा है, और ख़ास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का और हरियाणा का किसान जो जाट वर्ग से आता है, जो संघर्ष में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, और उसने जिद पकड़ रखा है, जिस तरह केंद्र सरकार ने अड़ियल रवैया अपना रखा है कि हम किसी भी तरीके से किसानों की ज़मीन हड़पेंगे, उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं देंगे, और अपने धन्ना सेठ विदेशी शक्तियों के इशारे पे काम करने वाले धन पशुओं की जेब मोटी करेंगे, और किसानों को उनकी ज़मीन से भी महरूम कर देंगे। ऐसे षड्यंत्र को विफल करने का काम अगर कोई कर रहा है तो महेंद्र सिंह टिकैत जी के नेतृत्व में और तमाम सारे 40 किसान संगठन जुटे हुए। तब तो सरकार ने उनको जितनी भी गलत आप लोग क्या कर रहे हैं सर? क्या राकेश टिकैत को उनके इस किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए आप अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने की कोशिश में?
देखिए, किसान इस हिंदुस्तान की आत्मा है, अन्नदाता हैं। बिना किसान के विकास के, ये उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरा भारत हो, अर्थव्यवस्था में उनका सबसे बड़ा योगदान है। और आज जब कोरोना काल में जीडीपी -23 चली गई है, तो आज किसान की अर्थव्यवस्था से ही ये भारत टिका हुआ है। सरकारी खरीद का 95% तक किसान, यानी कि किसानों के साथ पूरी तरह से आप लोग खड़े हुए हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं। बताइए सर, सीधा सवाल मेरा, उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी का क्या काट है आपके पास? देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कुशासन, जुमलेबाजी और झूठ, लगातार झूठ। अभी आपने देखा कि इनके पास विकास की एक भी तस्वीर नहीं है। जनता की गाढ़ी कमाई का 160 करोड़ से ऊपर का केवल इसी 2020 और 21 में इन्होंने विज्ञापन में खर्चा किया है। और टीवी का विज्ञापन छोड़ दीजिए, 5000 करोड़ मोदी सरकार खर्च करी है। उसी की राह पे चलते हुए अगर 160 करोड़ के हिसाब से देखा जाए तो करीब 600 से 700 करोड़ तो केवल योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के झूठे विकास की तस्वीर, और विकास में अमेरिका की फैक्ट्री और कलकत्ता के एलिवेटेड फ्लाईओवर दिखाया जा रहा है। और इनके पास मॉनिटरिंग भी नहीं करना है। चलिए, ये तमाम मुद्दे आप गिनवा रहे हैं। डॉक्टर डीएस मिश्रा के पास जाना चाहूंगी। बीएसपी नेता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी, विपक्ष ये तमाम मुद्दे गिनवा रहा है, महंगाई, पेट्रोल, डीजल, विकास का फेल होना, लेकिन गजब की बात देखिए, 2014 देख ले, 2017 देख ले, 2019 देख ले, बार बार जनता फिर भी बीजेपी को चुन रही है। क्या वजह मानते हैं आप, और क्या कमी अपने अंदर मानते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो आज हमारी आवाज आ रही है? आ रही है सर, प्लीज कंटिन्यू। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, सबसे पहले तो देखिए कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी जो है, जो एक ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और महान विभूति थे, हाँ। उनके नाम पर भी राजनीति की जा रही है। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मैं उसका भी स्वागत करता हूँ कि कम से कम ऐसे महापुरुषों का के नाम पर बीजेपी कम से कम सोच तो रही है। वो जिसके जो सोच है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह की जो सोच है, वो बीजेपी के बिल्कुल अगेंस्ट है। क्योंकि 1957 में इसी बीजेपी के आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने चुनाव में परास्त किया। ये तो तभी संभव है जब एक दूसरे के खिलाफ व्यक्ति लड़ रहा है और उस विपरीत विचारधारा के व्यक्ति को चुनावी लाभ के लिए, अच्छी बात है, कम से कम मजबूर होकर के, घुटने टेक करके बीजेपी अपनी विचारधारा के विपरीत महापुरुष को अपने खेमे में लाने के लिए आज राजा महेंद्र प्रताप सिंह के समर्थन में उनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी बना रही है। उनका हाथरस में जो किला है वो आज भी जर्जर है। 4.5 साल में क्या इन लोगों को उस किला नहीं दिखा कि उसको भी कहीं पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से या पुरातत्व विभाग के अन्य किसी सिस्टम से उसको कर करके उसका कुछ संरक्षण करवाते? नहीं। लेकिन अभी तो क्या है ना कि 6 महीने के चुनाव के समय है, एक लिस्ट बना लीजिए 1000-2000 की, जिसके नाम पर जो मन करे वो शिलान्यास कर दीजिए। शिलान्यास किसी काम का अंतिम परिणति नहीं है कि वो पूरा होगा, तो शिलान्यास कर दीजिए। बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं लेकिन ये बात तो फिर आप पर इम्प्लीमेंट होती है, ये कहा जाए हर बहुत चीजें ऐसी हैं। लेकिन इसमें क्या है ना, सुनिए, ऐसा है ये छठपूर्ति है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, शिल्पा जी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी घुटने पे आ गई है, बीजेपी टूट चुकी है, बीजेपी कमजोर हो चुकी है, उसकी छठपूर्ति ये जाट इस महापुरुष के नाम पर उसको कैश करना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, इसका जवाब मैं प्रोफेसर विवेक सिंह लेना चाहूंगी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक जी, क्या जाटों की, किसानों की नाराजगी को दूर करने की यहाँ पर अलीगढ़ से पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से कोशिश हुई है? बहुत आराम से सुन रहा था, मैं अपनी बात 2 मिनट में कंप्लीट करूंगा। हाँ बोलिए। देखिए, अभी बात हो रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों गए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए अलीगढ़ गए क्योंकि एक तो डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन करना था, दूसरा राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उनका शिलान्यास करना था। अब मुझे बताइए, अगर एक ऐसा महापुरुष जो इस देश के लिए इतना काम कर गया, जो 1915 में अफगानिस्तान में जितनी सरकार बना दिया, जो विश्व मैत्री संघ की स्थापना कर दिया, और उस व्यक्ति ने जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए इतना बड़ा दान, जमीन का दान दिया, ऐसे महापुरुष जो कि इस देश के लिए इतना कुछ कर गए, वो इतिहास से गायब कैसे हो जाते हैं? इसके लिए लेफ्ट और कांग्रेस जिम्मेदार है। क्या
जो अलीगढ़ है वो जिन्ना के नाम से जाना जाएगा? जिन्ना के नाम से नहीं, वह महेंद्र राजा जैसे, महेंद्र प्रताप सिंह जैसे लोगों के लिए अलीगढ़ जाना जाता है और इसी के लिए जाना जाएगा। पुरानी विरासत जो है, जो पुराने हमारे महापुरुष हैं, तो किसी वजह से इनका नाम नहीं आ पाया इतिहास में, उनको अगर हम सम्मान देते हैं तो क्या दिक्कत हो गई है। और रही बात, अभी बात हो रही थी, एक सभा के हमारे प्रवक्ता बोल रहे थे कि वीर सावरकर के, तो वीर सावरकर के बलिदान को आप नहीं भूल सकते। वीर सावरकर ने जो किया है वो हमें मुलायम सिंह की पार्टी के एक प्रवक्ता से हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। रही बात, उन्होंने कहा दीनदयाल उपाध्याय के नाम से यूनिवर्सिटी क्यों गोरखपुर में है, उसको चंद्रगुप्त के नाम से कर देना चाहिए। क्या दो महापुरुषों का हम तुलना करेंगे? आपको दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से क्या घृणा है? क्या वे ब्राह्मण है? अगर आपको ब्राह्मणों से घृणा है तो आप ब्राह्मण सम्मेलन बंद कर दीजिए। और आप बता रहे हैं एनसीआरबी के प्रवक्ता बोल रहे थे, तो सवाल मेरा यही है ना कि क्या बीजेपी को अपना सिंहासन डोलता हुआ नजर आ रहा है इस वजह से सारी कवायद, क्योंकि अब नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? क्यों नहीं याद किया? राजनाथ सिंह जी ने 5 साल चलकाया, क्यों नहीं याद किया? आज क्यों याद आ रही है? प्रोफेसर साहब जरा बताइए, अगली बार डाकू की बात मैंने कह के क्या गलत किया? अगर एक भी जनसंघियों ने अगर शहादत दी हो तो मुझे बताइए प्रोफेसर साहब, जनसंघी है क्या? आप भी जनसंघी है क्या? आप अपने का नाम बता दीजिए जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी हो। अरे प्रोफेसर साहब, अच्छा ठीक है, भूल गया है क्या? एक बार आप मुझे एक बात बता दीजिए, अटल जी की सरकार ने क्यों नहीं याद किया? और हमें बताइए 7 साल मोदी की सरकार ने क्यों नहीं याद किया? कल्याण सिंह जी की सरकार ने क्यों नहीं याद किया? राजनाथ सिंह जी की सरकार ने क्यों नहीं याद किया? अच्छा ठीक है, आपने इतने सारे सवाल तो खड़े कर दिए, जवाब लेने के लिए सुनना पड़ेगा ना। तो मुझे आप बताइए, ये हृदय परिवर्तन हुआ है? राहुल लाल, जब महापुरुषों के सारे फिलहाल बीजेपी की पूरी जाट करने के लिए आप नजर आ रही है। राहुल लाल, मेरी आवाज मिल रही है? राहुल जी, हाँ बोलिए। देखिए, ये जब कबीर श्रीवास्तव जी बोल रहे थे, मैंने नहीं बोला था। अच्छा राहुल जी से लगता है संपर्क हो नहीं पा रहा है। प्रोफेसर विवेक, अरे भाई आपने नाम लिया है, हमारा नाम लिया है तो हम बोलेंगे। हम आपका नाम थोड़ी ले रहे थे। आप तुष्टीकरण की बात कीजिएगा बैठ करके चैनलों पे, तो मैं तो पूछूंगा एक प्रवक्ता होने के नाते। मेरा धर्म बनता है कि मैं पूछूं। मैं एक पार्टी का प्रवक्ता हूं, लेकिन आप कह दीजिए या तो आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, या तो आप कह दीजिए कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बैठे हैं, लेकिन जो भी मत है हमें सुनना चाहिए, विश्लेषण कीजिए, आगे बढ़ना चाहिए ना। ठीक है, सबके अपने मत होते हैं, मैंने जो पूछा एक दूसरे पर व्यक्तिगत तंज मत कीजिएगा। राहुल लाल जी, अगर मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही हो तो मैं जानना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी यहाँ अलीगढ़ के थ्रू क्या करने की कोशिश में लगी हुई नजर आ रही है? कितनी कारगर साबित हो पाएगी? 2022 फिलहाल किस तरफ इशारा करता हुआ? करंट सिचुएशन क्या नजर आती है? देखिए, ये पूरा का पूरा एक क्षतिपूर्ति करने का प्रयास है। किस चीज का क्षतिपूर्ति करना चाह रहे हैं? जो आपको किसान आंदोलन में नुकसान हुआ है। राजा महेंद्र प्रताप के अगर पूरे इतिहास को देखें, राजा महेंद्र प्रताप अपना नाम क्या बताया करते थे? पीर, पीटर, प्रेम प्रताप, ये महेंद्र जी ये नाम बताते थे। यानी वो अपना पूरा जीवन जो है वो जीना चाहते थे, सर्वधर्म संभाव के आधार पर अपना जीवन वो जीना चाहते थे और लोगों को यही मैसेज देते थे। वो कोई हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं रखते थे। तो जो पूरा उनका व्यक्तित्व है वो भारतीय जनता पार्टी की तो पूरे विचारधारा से कहीं मेल ही नहीं खाता है। पहली चीज, मैं कुछ समय पहले ही पिछले साल जो है कि मैं लॉकडाउन से पहले मैं गया था हाथरस, वहां पे मैंने उसके किले को जाके देखा भी था। उस समय उस समय भी काफी जर्जर हालत में वो पूरा किला था। आप उनके लिए विश्वविद्यालय का निर्माण कर रहे हैं, हर कोई स्वागत करेगा कि चलिए सरकार विश्वविद्यालय बना रही है, स्वागत योग्य कदम रही है। लेकिन कम से कम अगर एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व को अगर हम लोग सम्मान देना चाहते हैं, रियल में सम्मान देना चाहते हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करूंगा कि उनके जो विरासत के अन्य स्थल है उनको भी जो है कि उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, महापुरुषों को केवल सांकेतिक तौर पर सम्मानित करने से काम नहीं होगा, उनके विचारधारा को अपने जीवन में भी आत्मसात करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण आपने यहाँ पर पॉइंट रेस किया है कि सिर्फ ये तमाम चीजें करने से कुछ फायदा नहीं होने वाला, दिखावा करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, अपने अपने जीवन में उसे आत्मसात करने की भी उतनी ही आवश्यकता है। विकास जी कुछ कहना चाहते, जल्दी से विकास जी। देखिए, राजा महेंद्र सिंह धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक के तौर पर एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में 1906 में सदस्यता ग्रहण की
और इसके बाद उन्होंने वो काम किया कि उनके रास्ते पे चलते हुए सुभाष चंद्र बोस जी ने भी आज़ाद हिंद फौज बनाई और देश के लिए एक इंटरिम सरकार का उन्होंने भी रास्ता बनाया। हाँ। और जिन लोगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जिन महापुरुषों का इस्तेमाल कर रही है आज की डेट में, अच्छा ये होता कि वो आज विश्वविद्यालय का इन 7.5 सालों में मोदी जी लोकार्पण कर रहे होते हैं, ना कि आज वो शिलान्यास कर रहे हैं। वोट की राजनीति में इस कदर तक भारतीय जनता पार्टी चली गई है कि जिन लोगों ने गांधी की हत्या में जिस संगठन का नाम आया, जिन लोगों की छवि इस देश में केवल अंग्रेजों की मुखबिरी करने की और माफ़ी मांगने की रही, आज वो महापुरुष उनके किसी काम नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए वो कांग्रेस के महान नेता और महान ऋषि जिन्होंने BHU से लेकर के तमाम सारे शिक्षण संस्थान को और विश्व में भारत की जो लड़ाई थी अंग्रेजों के खिलाफ, इस देश को स्वतंत्र देश बनाने की लड़ाई, जिस राह उन्होंने दिखाई वो कांग्रेस के नेताओं ने अपनाई। पर भाजपा के नेताओं में चलिए ठीक है, आप सभी मेहमान मेरे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, और ये जो सवाल आपने खड़ा किया इसका जवाब भी मैं लौटूंगी ब्रेक के बाद। चर्चा को जब आगे बढ़ाएंगे अश्विनी शाही से लूंगी, लेकिन फिलहाल वक्त यहाँ पर बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और करेंगे ये जानने की कोशिश कि दरअसल ये जो अभी इस समय अलीगढ़ में हमें देखने को सुनने को मिल रहा है, आखिरकार करने की कोशिश क्या हो रही है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से जानती है, 2014 की बात कर ले, 17 की बात कर ले, फिर 19 की बात कर ले, जाट वोट बैंक का बहुत बड़ा धड़ा बीजेपी के हिस्से में गया था। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल हुई थी। ऐसे में इस बार किसी भी कीमत पर इनकी नाराजगी बीजेपी मोल नहीं लेना चाहती है, और इसीलिए तमाम कवायदे, तमाम प्रयास बीजेपी की तरफ से। लेकिन फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि जाट वोट बैंक बीजेपी को मिल पाता है या फिर नहीं, वो अपनी इन कवायदों में कितनी कामयाब हो पाती है या फिर नहीं। फिलहाल छोटे से ब्रेक लौटेंगे। चल ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। आज चर्चा हो रही है कुछ ऐसे सवालों पर, मसलन कॉरिडोर बहाना 2022 से चुनावी निशाना, और ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ से जिस तरह से चुनावी शंखनाद बजाया है, बहुत सारे सवाल ऑलरेडी खड़े हो चुके हैं। अलीगढ़ से क्या जाटों को, किसानों की नाराजगी को दूर करने की यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कोशिश है? 2022 की खेमनहार भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या जाट, हिंदुत्व और किसान ही है? राजा महेंद्र की अनदेखी में अब बीजेपी को ऐसा क्या दिख गया जो उसे अपने फायदे की अब याद आ रही है? इस चुनावी मौसम में राजा महेंद्र प्रताप की याद सता रही है। आज इन तमाम सवालों के जवाब लगातार हम खोजने की कर रहे हैं कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल बना हुआ है। अश्विनी शाही, सीधे तौर पर आपके पास आते हुए ब्रेक पर जाने से पहले विकास श्रीवास्तव ने बहुत सारे सवाल खड़े किए थे, और उनमें सबसे महत्वपूर्ण ये कि अगर इतना ही विकास किया था तो फिर शिलान्यास क्यों, लोकार्पण करना चाहिए था आपको तो इन कार्यक्रमों का? अब देखिए, ये लोग कांग्रेस को तो ये सब बातें करनी नहीं चाहिए, क्योंकि देश के इतिहास को बिगाड़ने में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और अभी विकास जी, चाहे कांग्रेस का कोई भी प्रवक्ता बोलता है, मैं दावे के साथ कहता हूं 5% की पार्टी है ये, इनको पूरे प्रदेश में जो है MLA के कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, तो बौखलाई हुई कुछ भी बोल सकती है। आज किसानों की बात कर रहे हैं, किसान के साथ सरकार हमेशा खड़ी है। आज इनके जब ये मिलान गए थे, इनके मुद्दे पर आइए, भाजपा प्रवक्ता मुद्दे पर आए और बताएं कि लोकार्पण क्यों नहीं कर रहे हैं। आप लोकार्पण क्यों नहीं कर रहे हैं? आप मुद्दे पर बताइए। मिलान से बोला था, जमीन तो मिलान से बोला था कि किसानों को किसान नहीं हटेंगे। 2 सीटों वाली भाजपा को कांग्रेस ने ही सदन में स्पेस दिया था। हमने अपने 2 सदस्य हटा करके आपको विपक्ष की भूमिका दिलाई थी। ये गलतफहमी दिमाग से उतार दीजिए, क्योंकि जब कांग्रेस थी तो आपको 2 सीट भी नसीब नहीं हो रही थी। हमने अपने 2 सदस्य कम करके आपको 2 सीटें दी थी। तो आपने सवाल खड़ा किया था, एक बार जवाब सुन लेते हैं, उसके बाद आती हूं सर आपके पास। आप संवैधानिक भाषा का प्रयोग मत करिए, क्योंकि लोकतंत्र में हार जीत का अलग होता है। पूर्ण बहुमत का मतलब अहंकार से लबरेज नहीं हो जाना चाहिए। ये जनता को फैसला करना है। 2022 पूर्ण बहुमत का मतलब अश्विनी शाही बिल्कुल नहीं होता कि आप लोग अहंकारी हो जाए या अहंकार में विपक्ष को कुछ भी कहते हैं। ठीक है, भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें। आप दोनों से मिलिए दरखास्त। ठीक है, एक बार जवाब ले लेते हैं अश्विनी शाही जी। ठीक है, इतनी चिंता थी कांग्रेस के महापुरुषों को लेकर, अगर आपको इतनी चिंता है तो क्यों नहीं पहले आपने किया, आज क्यों करना पड़ा? और लोकार्पण क्यों नहीं कर रहे थे आज प्रधानमंत्री?
केवल जाट वोटों के लिए घटिया सियासत करना, झूठ बोलना, ये भी एक जुर्म है। तो इस आरोप का जवाब तो ले लेते हैं। शिल्पा जी बीच में बोलना है। अश्विनी जी जवाब दीजिए। जाट वोटों के लिए आप लोग घटिया सियासत करने पर उतारू हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ चुनावी जीत के लिए। क्या जवाब है आपके झूठ के पास? अलावा उनके पास ठीक है कोई भी विकास जी, विकास सुन का लेते हैं ना। मॉडल अरे जब तक नहीं है। सुनेंगे नहीं कब पता तक कैसे का लगेगा। ब्रिज ठीक है। दिखाती है केवल अश्विनी उत्तर जी। प्रदेश की योगी सरकार। उसी तरह नरेंद्र मोदी जी भी किसानों को आय दुगनी करने जा रहे थे और आज उनको ठगने का काम कर रहे हैं। ठीक है विकास जी, सिर्फ आरोप लगा देने से काम नहीं चलेगा ना। एक बार आप जो आरोप लगा रहे हैं, जो सवाल खड़े कर रहे हैं, जनता चाहेगी ना कि बीजेपी के पास उसका क्या जवाब है। तो सर जवाब सुनने के लिए कब तक ये सुना जाएगा? एक सेकंड चुप होना पड़ेगा ना सर, एक एक करके। राजा महेंद्र प्रताप जी बीजेपी अश्विनी जी, बोलिए। ये बताएं जरा, शिल्पा जी कैसे ये बीजेपी के शिल्पा आदत हो गए? जी देखिए, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हो, वो कैसे आदर्श हो गया? कैप्टन साहब ने कहा है कि किसान पंजाब में आंदोलन न करें, दिल्ली जाएं। यानी कि ये लोग किसानों के आंदोलन को बताना है, क्योंकि इनके महापुरुषों ने तो अंग्रेजों के साथ मिलकर इस देश को आजाद कराने की शपथ खा ली थी राजा महेंद्र और 100 प्रताप रुपया पेंशन लेते थे। चलिए ठीक है, एक सेकंड। वीर सावरकर बताते हैं कलेक्टर को भी जो तनख्वाह नहीं मिलती है वो राहुल लाल जी पेंशन आपके पास आते हुए, राहुल लाल जी लोग लेते थे इस देश के बीजेपी लिए। कह रही है कि इतिहास ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह को भुला दिया था, इसलिए अब वो याद दिलाने का काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा भी कि 20वीं सदी ने जो गलती की 21वीं सदी का भारत उसे ठीक कर रहा है। या मैं चला जाऊं? शिल्पा जी मैं बहस में अश्विनी रहूं जी, या अश्विनी जाऊं? जी आप जब बोल रहे थे, विकास जी तब बोल रहे थे, इसलिए मैं कहती हूँ ना कि आप सभी एक ही समय पर बोलेंगे तो सर समय जाया होता है। ऐसे में चर्चा आगे नहीं बढ़ पाती है सर। मैं दोनों को चुप करवा रही थी, आप दोनों ही नहीं सुन रहे थे। सर जाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आपको बैठाया ही इसलिए गया है कि आप सवालों का जवाब दे सके। और विकास श्रीवास्तव आपसे भी मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ सर, अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो जरा जवाब सुनने के लिए चुप रहना पड़ता है। राहुल जी को बोलने दीजिए। इसी तरीके से 56 साल तक इन लोगों ने देश को छलने का काम किया है और आज यहाँ पर किसी को सवाल करेंगे जवाब नहीं सुनेंगे। 56 साल तक राहुल जी एक एक करके राहुल प्लीज जी ठीक है। राहुल जी अब आप भी वही काम कर रहे हैं। अश्विनी शाही बता रहे हैं आप वही काम कर रहे हैं सर। आप सब एक साथ बोलेंगे तो किसी की आवाज समझ नहीं आएगी, या किसी के शब्द समझ नहीं आएंगे जो आप बोल दिए। एक एक करके राहुल जी प्लीज विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, आ रही हूँ आपके पास। अश्विनी शाही अब हर कोई आप ही को सुन रहा है। अश्विनी कांग्रेस का पर्दाफाश शाही जी आप मेरी बात सुनिए। आप कांग्रेस को छोड़िए, बीजेपी की बताइए। विद्यालय बनाएंगे। ठीक है अश्विनी जी सब आपको सुन रहे हैं, कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा है। प्लीज अब अपने जवाब जल्दी से दीजिए, उसके बाद मुझे दूसरे मेहमानों के पास भी जाना होगा सर, ताकि किसी को कोई शिकायत ना रहे। मैं ये कह रहा हूं शिल्पा जी, 2019 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा था कि हम राजा महेंद्र प्रताप के नाम से अलीगढ़ में विश्वविद्यालय बनाएंगे। आज नहीं आई है याद, चुनाव के समय नहीं आई है याद। हम लोग बनाएंगे, हमने कहा है। और अभी जैसे कहा अभी कबीर भाई ने, आपको घोषणा करने में, शिलान्यास करने में इतना समय लग रहा है अश्विनी जी, क्या तर्क दे रहे हैं आप? राहुल जी प्लीज राहुल जी आप सभी लोग सभी व्यक्ति हैं सर, बार बार मुझे क्यों बोलने की आवश्यकता पड़ती है? अश्विनी जी जल्दी से बात पूरी कीजिए, उसके बाद राहुल जी के पास मैं आप ही के पास आ रही हूँ सर। प्लीज हैव पेशेंस, प्लीज और भी मेहमान इंतजार कर रहे हैं, कपिल श्रीवास्तव भी इंतजार कर रहे हैं, मिश्रा जी भी इंतजार कर रहे हैं। शाही जी छोड़िए ना, आप सीधे मुद्दे पर आइए ना, मुद्दे पर आइए ना। बीजेपी करना क्या चाह रही है? क्या किसान आंदोलन की रिकॉर्ड आप लोग भूल नहीं पाए हैं? इस वजह से आप जाटों का किसानों को इस तरह से सहारा लेने की कोशिश पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ये बीजेपी के भाषण सुनने के लिए उसको इन लोगों ने कहां पर रखा था? पर्दे के पीछे कर दिया था। आज भारतीय जनता पार्टी ने जब पर्दे के सामने लेकर आए तो सबके सीने पर सांप लौट गया कि अगर हमारे जो कांग्रेस का आज ये बता रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी उस इतिहास से निकाल कर ले आई कि ये भी। ठीक है राहुल लाल से मैं इसका जवाब लेती हूँ। इतिहास के बारे में आपने बोला है, पुरानी सरकारों ने इतिहास का ख्याल नहीं किया, अब आप लोग कर रहे हैं तो इन्हें मिर्ची क्यों लग रही है? ठीक है सर, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपने शायद ध्यान से सुनते नहीं है। मैंने तो कहा कि भाई आप विश्वविद्यालय का निर्माण करने बड़ा अच्छा करने में मैंने स्वागत किया आपकी इस कदम का। आप मेरे चश्मे के माध्यम से देखते हैं, इसलिए आपको राहुल लाल की बोली गई सारी बातें आपको गलत लगती है। लेकिन मैंने ये भी बोला कि आपके इतिहास के संरक्षित करने का तरीका गलत है। अभी आपने जालियांवाला बाग में आपने इतिहास को ऐसा संरक्षित किया कि इतिहास ही गुम हो गया। वहां पे एक अच्छे
विज्ञान लेके आपने उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तो ये तो ध्यान रखने की चीज है ना कि आप इतिहास को बनाना चाहते हैं, केवल श्रेय लेना चाहते हैं। दूसरी चीज की देखिए, किसानों को लेकर तो तमाम टिप्पणी ये कर रहे हैं। आप किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कितने समय बचेगा? 2022 में होना था ना किसानों का आय डबल, तो तमाम आंकड़े आ रहे हैं उसमें किसानों के आय डबल नहीं हो रहे, बल्कि किसानों का कर्ज जो है वो डबल होता चला जा रहा है। तो आपको इन मुद्दों के ऊपर आपको विचार करना पड़ेगा। आप सत्तारूढ़ पार्टी में तभी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप विपक्ष होंगे तो आपसे। चलिए ठीक है, कपिल श्रीवास्तव, सवाल तो फिर यही उठ रहा है ना कि अब चुनाव जब सर पर है, कम समय इतना बचा हुआ है, इसलिए अब सबको इतिहास की याद आ रही है। अब सबको तमाम राजा महाराजा जो भूले बिसरे थे उनकी याद सताने लगी है, इसलिए सिर्फ सत्ता के लिए, चुनावी वोट के लिए। ठीक है राहुल जी, अश्विनी जी प्लीज आगे बढ़ते हैं। सर कपिल श्रीवास्तव से मैंने सवाल किया है, कपिल श्रीवास्तव बोलिए। देखिए शिल्पा जी, बहुत सीधी सी बात है कि देखिए हमको तो हास्यास्पद स्थिति लगी कि अभी हमारे मित्र ने एक स्टेटमेंट दिया शाही जी ने कि सितंबर 2019 में महेंद्र सिंह जी के नाम पर एक यूनिवर्सिटी डालने की बात जो है आदित्यनाथ जी ने की। अब आप सोचिए कि ये कितने लेट लतीफ है कि ये आज से 2 वर्ष पहले ये नाम लेते हैं कि डाली जाएगी और आज 3 महीने पहले जाते जाते हमारे लिए छोड़ के जा रहे हैं। भाई आप आज शिलान्यास कर रहे हैं, हम बनवाएंगे, हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, हम बनवाएंगे। आप शिलान्यास किए, अरे भाई सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। कौन है? प्रोफेसर साहब है क्या हमारे प्रिय? प्रोफेसर साहब, अच्छा आप नहीं, मैंने कहा कि हम ही बनाएंगे, मैंने कहा। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है मित्र, आप बनाइएगा, बहुत अच्छी बात है, आप बनाइएगा, है ना, क्योंकि 2 साल तो खाली बताने में निकल गए आपके, बनाने में पता नहीं कितने निकलेंगे, है ना, क्योंकि 15 लाख भी लोगों के अंदर आज पास आ गया और बुलेट ट्रेन भी चल गई है, स्मार्ट सिटीज भी सब बन गई हैं, तो इसमें कहीं दो रहना ही है। बनारस क्वेटो बन चुका है, तो आप बना ही देंगे, हम तो जान ही रहे हैं कितनी चीजें बना दी है, तो ये भी बना देंगे। मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि डिफेंस कॉरिडोर में अब ये 6000 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं और 5 लाख करोड़ रुपया इन्होंने जो है एनपीए राइट ऑफ कर दिया। आप सोचिए 5 लाख करोड़ रुपए, कितने आप डीआरडीओ और इसरो टाइप की चीजें बनाते जो आप माँ भारती के आंचल में छिप करके माँ भारती के आंचल को तार तार कर रहे। इसरो आपने बनाई, अरे आपने डीआरडीओ बनाई, आपने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाया, आपने तेजस विमान बनाया, आपने धनुष जो बोफोर्स से अपग्रेड तोप है वो आपने बनाई, आपने बनाई, मंगल ग्रह पे आपने भेजा, चंद्रमा पे आपने भेजा। अरे शर्म करिए, शर्म कीजिए कि पिछली सरकारों की पुरुषार्थ को घोर के पीते हैं और वर्तमान समय में आपको गिनाने के लिए अपने पास कोई काम नहीं है। आज आपकी जाति जवाती 3 महीने की सरकार बनी है तो डिफेंस कॉरिडोर बना रहे, तमाशा लगा रहे। कानपुर के अंदर जो आयुध कारखाना लगाया आपने, उसमें भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया आपने, अपने वैज्ञानिकों की आपने इसरो और डीआरडीओ और आयुध कारखानों में पैसे काट लिए, वेतन कम कर दिया। शर्म आनी चाहिए आपको, इस तरह की काम करती है भारतीय जनता पार्टी। इतने गंभीर आरोप पर जल्दी से मैं अश्विनी शाही का जवाब चाहूंगी। सुरक्षा क्षेत्र में 100% एफडीआई किसने किया? सिर्फ आरोप लगा के सुरक्षा क्षेत्र में 100% एफडीआई किसने किया? जो किया एफडीआई, हमारी सुरक्षा अमेरिका करेगा। 2 लाख करोड़ का बजट ये लोग पेश करते थे, हम 5.5 लाख करोड़ का बजट पेश करते हैं। ये है हमारे विकास की धार, 5.5 लाख करोड़ का बजट। अरे आप 3 लाख करोड़ रुपए खाली खर्च कर पाते हैं, झूठ बोलते हैं आप लोग, झूठे लोग हैं। आपने केवल 3 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, आपने 1.5 लाख करोड़ रुपए अपने बजट में वापस दे दिया। मैं 5 बजट आपको बता सकता हूँ, वो क्षमता रखता हूँ, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। 15,000 करोड़ में जो आप बना रहे थे, आप मेरे बातों का जवाब दीजिए। ये है हमारा विकास, ये है हमारा। आप मेरे जवाबों का जवाब दीजिए। अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो फालतू पंक्ति वाली बातें ना करें। आप बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, हमें बताइए। डीआरडीओ आपने बनाया, हाइपर लूप भी चला इसरो आपने बनाया, आप कहाँ हैं? धनुष आपने बनाया, अभी आप राजेंद्र रडार आपने बनाया, देखिए वो भी बनाया, आपने बनाए, आपने बनाया क्या? 56 साल जो रहेगा देश में आपने बनाया। 56 साल जो करेगा शासन करेगा, आपने लगाया। 5 साल करने दीजिए, समाजवादी पार्टी ने पहले 5 साल क्या किया था, बीएसपी फिलहाल क्या करती है? ठीक है कपिल, आगे बढ़ते हैं। कपिल प्लीज आगे बढ़ते हैं। कितने आयुध कारखाने हैं? आप दोनों की तू में समय जाया हो रहा है। मिश्रा जी से मैंने जो सवाल किया है उसका जवाब लेने दीजिए एक बार। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कपिल, कपिल, आगे बढ़ते हैं सर। कपिल, प्लीज आगे बढ़ते हैं सर। आप दोनों की तू में समय जाया हो रहा है। मिश्रा जी से मैंने जो सवाल किया है उसका जवाब लेने दीजिए एक बार। ठीक है आगे बढ़ते हैं।
मिश्रा इसके जी। लिए किसी दिन अलग से रख लेंगे कपीश जी में। देखिए, ठीक है शाही जी, ठीक है सर, आपकी बात आ देखिए, गई है। सबसे पहले तो शिल्पा जी, सबसे पहले ये सारे लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दा ये है कि अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी की नाम पर विश्वविद्यालय स्थापना के कारण क्या है? हाँ। कारण यह है कि बीजेपी को वहां से अपनी स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 120 सीटों पर अपनी स्थिति डावाडोल लग रही है, जिसके नाते ये जाट आंदोलन को सेट कर रहे हैं। हाँ। जाट और किसान आंदोलन को ये सोच रहे हैं मुरझा जाएगा। आखिर किसानों की हत्या करवा करके ये कैसे सत्ता में आ सकते हैं? और आपने एक प्रश्न पूछा था कि 2014-19 और फला में क्यों आए? इन्होंने बुलंदशहर में जो दंगा हुआ था, जब दंगा होगा तो बीजेपी को लाभ होगा। दंगे के बाद में आप इतिहास उठा के देख लीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट इनके साथ आए, अन्यथा कभी नहीं थे। तीसरी चीज समझ लो, ना राजा महेंद्र प्रताप सिंह की जो सोच थी, ना वो बीजेपी से जुड़ती थी, ना वो कांग्रेस से। 31 साल 8 महीने वो विदेश में रहे, वो अकेले ऐसे भारतीय हैं जो, अरे शांत होकर के सुनिए, पहले सुनते रहिए, खूब सुना हूँ आपको महोदय, शांत करके सुनिए, सुनते रहिए, जब भी मांगूंगा तो कीजिएगा। शांत होकर के सुनिए पहले। 31 साल 8 महीने राजा महेंद्र प्रताप सिंह विदेश में रहे। उन्होंने 1915 में अफगानिस्तान में होकर कब कांग्रेस की नीति से वो संतुष्ट रहे? वो ठीक उसी तरीके से बीजेपी के जो अगेंस्ट विचारधारा का हो, जो सर्वधर्म संभाव की विचारधारा का हो, उसको बीजेपी अपना आदर्श बता रही है। ऐसे तो उठाते रहिए, अपने चुनावी लाभ के लिए किसी को गले लगाते रहिए। यही आपकी विचारधारा, यही आपका झूठा तंत्र। आपको कतई 120 जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की विधानसभाएं हैं, फायर नहीं रहे हो। बीच का ये आरोप प्रत्यारोप का खेल कभी खत्म नहीं होने वाला है। कोई भावना नहीं है, आप कमियां निकालेंगे, वो अपनी उपलब्धियां गिनवाते रहेंगे। ठीक है सर, और अच्छी बात है, समय की कमी है। आप जल्दी फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी प्रोफेसर विवेक सिंह, जाते जाते फाइनल कमेंट आपका। फिलहाल उत्तर प्रदेश में खासतौर पर अलीगढ़ के थ्रू ये किस तरह की सियासी तस्वीर नजर आ रही है? जाट वोट बैंक का एक तो डर है, और जाट वोट बैंक को साधने के लिए लगातार जो है कोशिश किया जा रहा है। कौन बोल रहे हैं? मुझसे सवाल पूछा गया है। आप लोग बदतमीजी देखिए, जाट वोट बैंक का एक सवाल है और हर पार्टी का ये हक है कि जाट वोट बैंक को कैसे वो मैनेज करे, और भाजपा ने यही किया है, बिल्कुल ठीक किया है और ऐसा ही करना चाहिए। सबसे दूसरी पार्टियों को भाजपा से थोड़ी सीख लेनी चाहिए। हाँ। एक मैं 10 सेकंड आऊंगा। हाँ। अभी बात लगातार बोली जा रही थी किसानों के बारे में क्या किया। अरे 1.4 लाख करोड़ तो धरना भुगतान कर दिया, 2.5 लाख करोड़ का तो इन्वेस्टमेंट आ गया। FRP सबसे ज्यादा आज उत्तर प्रदेश में है, 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया गया। NCRB के डेटा में बताता है कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है उसमें तो अगर किसानों के लिए सब कुछ किया गया है तो फिर अलीगढ़ से क्या करने की कोशिश कर रहे थे? यहाँ इतना किया है, यहाँ अगर आप देखिए तो बिल्कुल अच्छा काम हुआ है, और इनको डर इस बात की है कि जाट वोट बैंक खिसक जाएगा और इन लोग परेशान के लिए। जाट वोट बैंक खिसकने का डर पहुंच गया क्या? स्मार्ट सिटी बन गई क्या? राहुल लाल जी, फाइनल कमेंट आपका। आपको डर है? देखिए, किसानों के बीच में काफी भयंकर जबरदस्त असंतोष व्याप्त है। सरकार को 2 अरब रुपए का किसान सम्मान निधि देकर जो उनको सरकार को लगा है, आप विश्लेषण करते हैं भाजपा का, आप समीक्षा नहीं करते, आपका झूठा मैदान में है ही नहीं, आपको डर की बात, क्योंकि आप मैदान में नहीं है। आप कभी भी सत्य का साथ नहीं देते, क्या काम हो सकता है? पार्शियल सरकार को अभी भी मैं कह रहा हूं इस तरह भी ध्यान देना होगा। चलिए ठीक है, मिश्रा जी फाइनल कमेंट आपका, क्या होने वाला है 2022 में? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपनी हालत खो चुकी है। बहुजन समाज पार्टी अपने मूलभूत आधार वोटों के साथ में और दमदारी के साथ आगे आ रही है। 2000 अगली विधानसभा 22 की, उसमें बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण। चलिए, इसका फैसला तो जनता के हाथ में ही है, जनता पर ही छोड़ देते हैं। कपिल श्रीवास्तव, फाइनल कमेंट आपका। जी, सब जनता पे, जनता का बहुत सीधी सी बात है कि इस समय इनके पास गिनाने के लिए काम नहीं है। जहां इनके नेता जा रहे हैं वहां गांव वाले दौड़ा ले रहे हैं, किसान दौड़ा ले रहे हैं, नौजवान दौड़ा ले रहे हैं। इन्होंने बेरोजगारी का स्तर ये कर दिया कि शिक्षित बेरोजगार हैं वो सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। तो मैं तो सीधी बात कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और प्रोफेसर साहब को जो बेचारे कुछ कह नहीं पा रहे हैं, कहना चाहिए कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं लेकिन कह नहीं पाते। फिलहाल अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत बधाई।
ठीक है, विकास श्रीवास्तव, फाइनल कमेंट आपका जल्दी से। 2022 में कांग्रेस कितनी चुनौती दे पाएगी देखिए तमाम अन्य दलों को जो आपके विपरीत खड़े हैं? हर तरफ से फेल भाजपा सरकार। अच्छा, देखिए आक्रमण और हर तरफ से फेल योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार ने लगातार राजा महेंद्र सिंह को याद किया। 25 दिसंबर 2015 में मोदी जी ने याद किया, पर उनको अब याद आ रही है, और योगी जी ने याद किया था अभी 2019 में, आज याद आ रही है। हकीकत यह है कि चौधरी चरण सिंह के नाम पर जो एयरपोर्ट है उसका नाम बदल दिया गया, जेवर में जो एयरपोर्ट है उस पर भी नहीं कोई, और साथ में बाबा महेंद्र प्रताप जी उनके पुत्र के ऊपर और उनके साथ के जो किसान जाट नेता है, करीब 2000 से ज्यादा किसान जाट नेताओं पर और कम से कम 10,000 किसानों के ऊपर आपराधिक मामलों में मुकदमा दर्ज करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं है वहां के जाट नेताओं और किसानों पर जितने मुकदमे दर्ज कर सकते, जितने आपराधिक मुकदमे दर्ज कर सकते उन्होंने किया। अब वो केवल वोट की राजनीति के तहत राजा महेंद्र सिंह के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो कांग्रेस के साथ जुड़े थे, जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को बुरी तरह हराया था। वो सावरकर के समर्थक नहीं थे, वो आरएसएस के विरोधी थे, और ये बात उनके अटल जी के खिलाफ चुनाव लड़ने से ही साबित हो गई है। अश्विनी शाही से मैं फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। ऐसे में अब 2022 में अश्विनी शाही भारतीय जनता पार्टी कैसे लगा पाएगी अपनी नैया पार? जल्दी से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये सबके साथ लागू करते हुए आशीर्वाद लेकर पूरे प्रदेश का हम अपना रिकॉर्ड जो पिछला हमने बनाया था उसी को तोड़ने का काम करने जा रहे हैं। माननीय योगी जी के नेतृत्व में और माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से हम लोग फिर से सरकार बना रहे हैं, और जितने अधूरे काम है सारे अधूरे काम करके दिया जाएगा, तब इन लोगों को समझ में आएगा कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ काम किया। चलिए, उसके लिए फिलहाल करना होगा इंतजार। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। तो फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी जो दावे कर रही है, जो अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है, और विपक्ष कुछ और ही बातें करता हुआ, विपक्ष कुछ और ही दावे करता हुआ, ऐसे में जनता किसके साथ जाएगी, ऊंट किस करवट बैठेगा, फिलहाल उसके लिए करना होगा इंतजार। चलिए, मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.